माहा अपनी सहेली नूर और बानो के लिए चाय बनाकर लाई और उनके पास बैठ गई। नूर और बानो किसी जिन की बातें कर रही थीं। माहा ने पूछा कि तुम लोग क्या बातें कर रही हो, मुझे भी तो बताओ। नूर बोली, अरे माहा क्या बताऊं, हमारे पड़ोस की खाला बता रही थी कि ये जो जिन लोग होते हैं ना, ये सच्ची मोहब्बत करते हैं और कब्र तक साथ निभाते हैं। माहा बोली, नूर क्या ये सच में ऐसा होता है? नूर, हाँ ना, बानो से पूछ लो। बानो बोली, हाँ ना माहा, ये सच है, जिन लोग सच्ची मोहब्बत करते हैं और सच में मौत तक साथ निभाते हैं। काश हमें भी कोई जिन मिल जाए, हम इससे शादी कर लें। नूर बोली, हाँ ना बानो, सच कह रही हो। इंसान तो सच्ची मोहब्बत करते नहीं हैं, इंसान तो सिर्फ वक्त गुजारी करते हैं, जिन कम अज कम सच्ची मोहब्बत करते हैं। बाजी तुम ठीक कह रही हो। नूर कहती है, हमारे नसीबों में जिन्नों से शादी कहाँ लिखी है। खैर चाय पीते हैं। माहा उनकी बातों में गुमसुम सी हो गई और जिन के ख्यालात में खो गई। नूर ने सर से हिलाते हुए थप्पड़ मारा और उसे आस्ता से बोला, कहाँ गुम हो? माहा बोली, कहीं नहीं, तुम चाय पियो ना। बानो, हाँ पीते हैं। माहा ने नूर से पूछा, नूर सुनो, ये जिन लोग खूबसूरत भी होते हैं? नूर बोली, अरे ये तो हर शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, कमाल की चीज़ होते हैं, जिन तो बहुत कमाल होते हैं। बानो बोली, वाह जी वाह, चीज़ तो है फिर ना। नूर, हाँ ना, बहुत ताकतवर होते हैं, इंसान तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। बानो बोली, नूर चलो चलते हैं, शाम होने को है। नूर बोली, हाँ चलो जाना चाहिए हमें। अच्छा माहा, अपना ख्याल रखना, हमें अब इजाज़त दो, हम चलते हैं, काफ़ी देर हो चुकी है हमें। बानो और नूर अपने घर की तरफ रवाना हो गई। माहा अब सोच में पड़ जाती है, सोचने लग जाती है कि नूर और बानो की बातें तो सच हैं, जिनसे मोहब्बत की तो कमाल हो जाएगा, जिंदगी भर का साथ भी मिल जाएगा, सच्ची मोहब्बत भी मिल जाएगी, लेकिन ये जिन मिलेगा कहाँ और कैसे इसे हासिल करूँगी। वो गहरी सोच में पड़ गई कि किससे बात करूँ इस बारे में। नूर और बानो से बात की तो वो तो मुझे पागल बोलेंगी और मेरा मजाक भी उड़ाना शुरू कर देंगी। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब तो पक्का है, जिन से मोहब्बत कहाँ है मेरा जिन, ये तो ढूंढना ही पड़ेगा। माहा तो गहरी सोच में पड़ गई। माहा को अम्मी ने आवाज दी, माहा कहाँ पे हो, आ जाओ, शाम होने को है, सब्जी बनाओ, जल्दी से खाना बनाना है। फिर माहा सब्जी बनाने में मसरूफ हो गई और साथ साथ सोचने लगी कि क्या किया जाए, किससे बात की जाए। वो सोचने लगी कि किसी इल्म वाले के पास जाना पड़ेगा, वही को रास्ता बताएगा, उस जिन को कैसे हासिल किया जाए। हाँ जाती हूँ सुबह किसी इल्म वाले के पास, जो आलिम हो, जानता हो, सारा हिसाब किताब उससे पूछ के तो उसी तरह करूँगी। अगली सुबह होते ही माहा जल्दी जल्दी से उठी, नाश्ता बनाया, खुद भी किया, घर वालों को भी करवाया और अम्मी से बोला, अम्मी मैं नूर के घर जा रही हूँ, अम्मी मुझे नूर से काम है, मैं दोपहर तक आ जाऊँगी वापस। अम्मी ने माहा को इजाज़त दे दी। माहा ने मालूम करवाया कि साथ वाले गांव में एक आलिम रहता है जो सब कुछ बता देता है। तो माहा वक़्त के साथ ही दूसरे गांव पहुंच गई, उस आलिम के पास पहुंच गई। आखिरकार उसे वो आलिम मिल गया और उसने अपना सारा माजरा उस आलिम को बताया कि मैं किसी जिन से मोहब्बत करना चाहती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। आलिम ने जैसे ही उसकी बात सुनी तो वो चौंक गया, ये बेवकूफ़ लड़की क्या बात कर रही है। आलिम बोला, ए लड़की, अकल घर छोड़ कर आई हो क्या? पागल हो तुम जो बेवकूफ़ों वाली बातें कर रही हो? ये काम नहीं हो सकता, इंसान हो, इंसान बनो, जिन्नात के मामलात से दूर रहो, जान भी जा सकती है तुम्हारी। माहा बोली, आलिम बाबा मुझे बस इसका तरीका बताओ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं, बस मुझे जिन चाहिए और हर हाल में चाहिए। बाबा जी मदद करो मेरी। वो माहा तो रोने लग गई और फिर बाबा जी भी वहाँ पिघल गया। बाबा जी ने बोला, लड़की काम तो मुश्किल है, इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है, लेकिन अगर तुम इसमें कामयाब हो जाओगी तो तुम जिन से मिल सकती हो, मोहब्बत भी कर सकती हो और शादी भी कर सकती हो। बाबा जी ने उसे बताया कि बेटा तुम्हें रात को 12 बजे के बाद 50 दिन तक लगातार कब्रिस्तान जाना होगा, और वो भी रात को। ये सुनकर माहा एक दफ़ा तो बहुत घबरा गई। उसने सोचा ये तो बहुत मुश्किल काम है, तौबा है, इतनी रात को मैं कैसे कब्रिस्तान जाऊंगी। फिर उसने सोचा कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा।
सच्ची मोहब्बत की तलाश में निकल जो पड़ी हूँ। अब तो कुछ ना कुछ हासिल करके रहूंगी। उसने बाबा जी से पूछा, बाबा जी क्या मुझे अकेले जाना होगा हर रात कब्रिस्तान में? बाबा जी ने उसे बताया कि हाँ, तुम्हें अकेले ही कब्रिस्तान जाना होगा, और वो भी हर रात लगातार 50 दिन तक। वहाँ पे जाके तुमने गोल दायरा बनाना है और उसके अंदर बैठकर जो कलमात मैं बताऊंगा उसको पढ़ना है। अगर तुम 50 दिन तक ऐसा ही करती रही, मेरे बताए हुए कलमात पढ़ती रही, तो जो तुम चाहती हो तुम्हें वही मिलेगा। और एक बात मेरी याद रखना, कलमात पढ़ते तुम्हें जिन्नात बहुत डराएंगे, बहुत ज़्यादा तंग करेंगे ताकि तुम दायरे से बाहर निकल आओ। और अगर तुम दायरे से बाहर निकल आई तो वो तुम्हें कत्ल कर देंगे, बहुत बुरी मौत मरोगी तुम। बाबा जी ने उसे बहुत डराया, लेकिन माहा ने खुद को बहुत मजबूत किया हुआ था। वो बिल्कुल भी डरने वाली नहीं थी। उसने कहा कि मैं इंशाल्लाह करके रहूंगी। बाबा जी ने उसे बताया कि जब तक कलमात मुकम्मल ना हो तो तुम दायरे से हरगिज बाहर मत निकलना, क्योंकि तुम डर गई तो समझो कुछ भी नहीं कर पाओगी। बाबा जी ने उसे बताया कि जब तक कलामात मुकम्मल ना हो तो तुम दायरे से बाहर नहीं निकलना, अगर तुम डर गई तो कुछ नहीं कर पाओगी। माहा अंदर से डर भी रही थी, लेकिन मोहब्बत के जुनून ने इसे बहुत हिम्मत भी दे रखी थी। उसने बाबा की दुआ ली, उनसे इजाज़त ली और घर वापस आने की तैयारी की। वो अपने घर की तरफ वापस आते रास्ते में खुद से बातें करती आ रही थी कि बाबा जी ने तो बहुत मुश्किल काम सौंप दिया है मुझे, मैं कैसे करूँगी अकेली, कहीं मर ही ना जाऊँ मैं। बहुत डर रही थी वो। मुझे बस सच्ची मोहब्बत चाहिए, जिनसे किसी हाल में भी मुझे मोहब्बत करनी होगी और उसी से शादी करनी होगी, उसी के साथ रहना होगा, मुझे हासिल करना होगा। वो अपने अंदर ही बातें करती जा रही थी, बस वो खुद में ही बातें करती जा रही थी। उसने खुद को भी तसल्ली देना शुरू कर दी कि शाबाश माहा, तुम कर सकती हो, तुम करके दिखाओगी, कोई बात नहीं, बेशक जान चली जाए तो मोहब्बत की खातिर मरना भी। वो खुद से ही बातें करती आ रही थी कि माहा तुम कर सकती हो, शाबाश माहा, कर सकती हो, तुम कर जाओगी, मोहब्बत की खातिर जान भी चली जाए तो कोई बात नहीं, ऐसी मोहब्बत में, सच्ची मोहब्बत में मुझे मरना भी कबूल है। माहा यही बातें करती घर वापस आ रही थी। जब माहा घर पहुंचती है तो सीधा अपने कमरे में चली जाती है। इस बात का किसी से जिक्र नहीं करती, यहाँ तक कि अपनी खास सहेलियों से भी इस बात का जिक्र नहीं करती। वो अब बस रात का इंतज़ार करने लगी कि कब रात हो और चुपके से कब्रिस्तान जाए और अपना काम शुरू करे। आखिरकार इंतज़ार करते करते रात का वक़्त आ ही गया। घर में सब सो रहे थे और माहा चुपके से घर से निकली और साथ वाले गांव के कब्रिस्तान में पहुंच गई। वहां माहा खामोशी से देख रही थी कि वहां कब्रों के अलावा कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही थी। वो बहुत डरी हुई थी। माहा ने हिम्मत करके एक गोल दायरा बनाया और उसके अंदर बैठ गई और वो कलामात पढ़ने शुरू कर दिए जो उसको बाबा जी ने बताए थे। कलामात पढ़ते पढ़ते जैसा ही वो दायरे में बैठ के कलामात पढ़ने लगी तो जिन्नात नाजिल होना शुरू हो गए, खौफनाक आवाज़ें निकालते ताकि माहा बाहर निकल जाए। जिन्नात रंग बिरंगी शक्लों में माहा को नज़र आने लगे और उसको डराने लगे। वो बहुत डर भी चुकी थी क्योंकि उसने कभी जिन नहीं देखे थे। वो पहली दफ़ा इस तरह का मंजर देख रही थी, लेकिन उसने आंखें बंद की और कलामात पढ़ने शुरू कर दिए। जिन बहुत खौफनाक सूरतों में उसके सामने आ रहे थे। वो बहुत डरने लगी कि कहीं ये दायरे के अंदर ही दाखिल ना हो जाएं। लेकिन उसको बाबा जी की बताई हुई बात याद आई कि तुम कलामात पढ़ती रहोगी तो तुम्हारे तक वो नहीं आएंगे, तुम दायरे से बस बाहर कभी नहीं निकलना। जिन्नात अचानक माहा की माँ को उसके सामने ले आए और उसे उसकी गर्दन मटोड़ने लगे और उसे डराने लगे कि माहा डर जाएगी और भागकर अपनी अम्मी की तरफ आएगी। लेकिन माहा को बाबा जी की बात अच्छी तरह याद थी कि जिन कोई भी शक्ल जो है वो अपने ऊपर हावी कर सकते हैं और तुम याद रखना वो किसी भी सूरत में तुम्हारे सामने आ सकते हैं। और माहा को यकीन था कि ये मेरी माँ नहीं है, ये कोई जिन है जो मुझे डरा रहे हैं कि ताकि मैं बाहर निकल आऊँ। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, मैं कभी भी दायरे से बाहर नहीं निकलूंगी। वो ऊंची ऊंची कलामात पढ़ने लगी। माहा में अब तो मुकम्मल और पहले से भी ज़्यादा हिम्मत आ चुकी थी। जिन्नात भी एक दूसरे की तरफ देखते और सोचते कि पहली लड़की ये ज़मीन की जो काम करने में कामयाब हो रही है। हम इसे इतना डरा रहे हैं और ये डर नहीं रही। ये किस तरह की लड़की है, इतनी बहादुर लड़की कहाँ से आ गई। और आखिरकार माहा 1 घंटे का चिल्ला अपना मुकम्मल कर लेती है
اور گھر واپس چلی جاتی ہے، بہت پرسکون انداز میں اور بہت خوشی محسوس کرتی ہے۔ سوچتی ہے کہ شکر ہے پہلی رات کا چلہ مکمل ہو گیا۔ اور دوسری طرف جنات بھی وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں اور اپنے بڑے سردار جن کے پاس جا کر سارا واقعہ سناتے ہیں۔ جنات اپنے سردار کے پاس گئے اور سارا ماجرا سنایا۔ سردار خود بھی پریشان ہو گیا، یہ کون سی لڑکی ہے جو جنات سے نہیں ڈری؟ وہ سوچنے لگا کہ آج تک کوئی عورت ایسی پیدا نہیں ہوئی جو جنات سے نہ ڈری ہو، اور یہ کیسا پاگل پن ہے اس لڑکی کا جو جنات سے محبت کی تلاش میں اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کر رہی۔ سردار نے جنات سے کہا، تم پھر جانا اور کل دیکھتے ہیں اس دفعہ وہ ڈرتی ہے یا نہیں، تم سب خالی ہاتھ مت آنا۔ اگلی رات پھر ماہا واپس قبرستان پہنچ گئی اور دائرہ لگا کر وہاں بیٹھ گئی اور کلمات پڑھنے لگی۔ جنوں نے پھر اسے ڈرانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ سب سمجھ چکی تھی۔ اس نے کہا کہ نہیں، آج میں ڈرنے والی نہیں ہوں اور نہ میں پیچھے ہٹوں گی، اور وہ اس دائرے میں بیٹھی کلمات پڑھتی رہی۔ جنات اسے بیٹھ کر بری بری شکلوں میں اسے ڈراتے تاکہ وہ ڈر کے دائرے سے باہر نکل جائے، لیکن ماہا بہت ہمت کی اور دائرے کے اندر بیٹھی رہی۔ جنوں کی تمام کوششیں ناکام ہو گئی۔ اب وہ یہی منہ لے کر واپس اپنے سردار کے پاس چلے گئے اور سردار کو بتایا کہ وہ لڑکی ہار ماننے والی نہیں، ہم نے اسے بہت ڈرایا ہے لیکن وہ لڑکی بہت ہمت والی ہے۔ سردار بہت حیران ہوا کہ آخرکار یہ کون لڑکی ہے، اب تو مجھے خود ہی جانا پڑے گا۔ دوسری طرف ماہا بہت خوش رہنے لگی تھی، اسے امید تھی کہ اب انشاءاللہ وہ کامیاب ہو جائے گی۔ اب اسے اس وقت کا انتظار تھا کہ کب 50 دن پورے ہوں، اس کا چلہ کمپلیٹ ہو جائے اور وہ اس جن سے ملے جس سے وہ شادی کرنے والی ہے اور محبت کرتی ہے۔ بانو اور نور ماہا کے گھر آئی، اس کا حال پوچھنے لگی۔ ماہا بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ اس نے کہا، آپ بیٹھو، میں چائے لے کے آتی ہوں۔ ماہا نے ان کے لیے چائے تیار کی اور بیٹھ کے تینوں چائے پینے لگی۔ نور بولی، ماہا کیا بات ہے، تم بہت خوش نظر آ رہی ہو۔ ماہا نے کہا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں ویسے ہی بہت خوش ہوں۔ اس نے کہا، کوئی نہ کوئی بات تو ہے، تم کیوں ہمیں بتانا نہیں چاہ رہی؟ ماہا سے اب رہا نہ گیا، اس نے ساری بات نور اور بانو کو بتا دی۔ ان دونوں کی تو آنکھیں سن کر باہر آ گئی۔ وہ ماہا کو بولنے لگی، ماہا تم پاگل ہو گئی ہو، یہ سب کیا کہہ رہی ہو؟ ماہا بولی کہ میں اپنی محبت حاصل کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہی ہوں۔ بانو بولی، ماہا تم پاگل ہو گئی ہو، ایسا کچھ نہیں ہوتا، انسان اور جن کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتے، یہ ناممکن ہے، یہ بہت غلط کر رہی ہو تمہاری جان بھی جا سکتی ہے۔ نور بانو کی بات کاٹتے ہوئے ماہا کو بولی، ماہا کیا بات ہے تمہاری، تم کر سکتی ہو ایسا، تم اپنی محبت کو بھی حاصل کر سکتی ہو۔ بانو بولی، یہ بہت غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے اس کو۔ نور، ارے بانو کچھ نہیں ہوتا، وہ ٹھیک کر رہی ہے، وہ جو کر رہی ہے اسے کرنے دو۔ نور نے کہا، ماہا آج ہم بھی تمہارے ساتھ قبرستان چلیں گے۔ ماہا نے کہا، نہیں، تم دونوں نے وہاں نہیں جا سکتی، تمہارے لیے خطرہ ہے، کیونکہ قبرستان میں مجھے اکیلے نہیں، آپ لوگ میرے ساتھ نہیں جا سکتی کیونکہ قبرستان میں میں نے اکیلے ہی جانا ہوگا۔ نور اور بانو واپس اپنے گھر چلی گئی اور ماہا بھی واپس قبرستان چلی گئی۔ رات کو اپنا کام کرنے کے بعد وہ واپس آ جاتی۔ 30 دن گزر گئے۔ ماہا قبرستان جاتی اور چلا کر کر واپس آ جاتی۔ اب جنات بھی بہت کم آتے تھے، جنات وہاں نہیں اتنا آتے تھے کیونکہ ماہا کی کامیابی بہت قریب تھی۔ ماہا کو اب یقین ہو گیا تھا کہ اسے اس کی محبت ضرور ملے گی۔ پھر ایک رات جب ماہا قبرستان آئی اور دائرہ لگا کر بیٹھی اور اپنا کام شروع کر دیا، دوسری طرف نور اور بانو دونوں ایک دوسرے سے ملی اور بانو نے کہا، نور چلو چلتے ہیں، جا کر دیکھتے ہیں کہ ماہا قبرستان میں کیا کرتی ہے۔ بانو بولی، نور تم پاگل ہو گئی ہو، نہیں نہیں، ہم نہیں چلیں گے، میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی۔ ماہا نے ہم سے کہا بھی تھا کہ تم لوگ قبرستان نہ آنا، تمہارے لیے وہاں پہ خطرہ ہے، ہم نہیں جائیں گے۔ نور نے ضد کی اور بانو کو راضی کر لیا۔ وہ دونوں بھی ماہا کے پاس قبرستان پہنچ گئی اور دیکھا ماہا ایک گول دائرہ بنا کر کلمات پڑھ رہی تھی۔ وہ جب ماہا کے پاس پہنچ گئی تو ماہا کی نظر ان پر پڑی اور ماہا کے کلمات رک گئے۔ پھر اس نے سوچا کہ نہیں، یہ جنات ہی ہیں جو اس کی سہیلیوں کی شکل اختیار کر کے اس کے پاس آئے ہیں، لیکن وہ کلمات پڑھتی رہی۔ اچانک وہاں جنات بھی نازل ہونا شروع ہو گئے، اپنے سردار کے ساتھ ہی۔
जिन अपनी असली शक्ल में नूर और बानो के पास आए और वो अचानक से डर गई और उनकी सांस बंद होने लगी। दोनों ने डर कर भागने की कोशिश की, लेकिन जिन्नात ने इनको अपने कब्जे में ले लिया। माहा जब अगली सुबह अपने गांव पहुंची तो उसने अपनी दोनों दोस्तों को गांव में ना पाकर बहुत परेशान हुई। वो समझ गई कि वो जिन्नात की गिरफ्त में हैं या फिर उन्होंने उनको मार दिया होगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो उनके बारे में बहुत सोचने लगी। वो किसी को कुछ बता भी नहीं सकती थी। वो चुपचाप खामोश रही और ख़ुद को बहुत समझाया, क्योंकि आज उसके चिल्ले का आखिरी दिन था। उसने अपना दिल बहुत बड़ा किया और ख़ुद को समझाया और चिल्ला करने के लिए बैठ गई। मामूल के मुताबिक खौफनाक आवाज़ें वहीं जिन्नात और इर्द गिर्द घूमने लगे और उसकी दोस्तें जो उससे फरियाद कर रही थी कि हमें बचा लो, हमें बचा लो। लेकिन उसने किसी की बात की परवाह ना की। वो पढ़ती रही और जब चिल्ले का आखिरी वक्त हुआ तो अचानक सब कुछ थम सा गया। जिन्नात भी गायब हो गए, सब वहाँ से चले गए और अचानक एक खूबसूरत और सफ़ेद कलर का साया नमूदार हुआ, जो उसकी आंखों के सामने एक खूबसूरत इंसानी शक्ल इख्तियार करने लगा। वो एक नेक जिन था और जिन्नों का सरदार था। जब उसने गौर से अपनी आंखें खोल के देखा तो उस जिन के दोनों साइडों पे उसकी दोनों दोस्तें खड़ी थी। वो अपनी दोस्तों को देखकर बहुत खुश हुई। उसकी दोस्तें उससे बता रही थी कि माहा, इस जिन ने हमें बचा लिया। माहा की सांसें थम सी गई जैसे ही उसने अपनी दोनों दोस्तों की बात सुनी और बहुत खुश हुई। जिन ने नरमी से कहा, इंसान लड़की, तुमने बहुत बहादुरी से ये चिल्ला ख़त्म किया है और तुम्हारा चिल्ला मुकम्मल भी हो गया। लेकिन याद रखो, इंसान और जिन एक साथ नहीं रह सकते। हमारे रास्ते अलग अलग हैं। लेकिन माहा ने उसे आस्था से बोला, क्या हम अच्छे दोस्त भी नहीं बन सकते? जिन मुस्कुराया, हो सकता है, मैं तुम्हारा दोस्त बन सकता हूँ, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। आज के बाद तुम्हारी ज़िंदगी में कोई रुकावट नहीं आएगी। जो भी मुश्किलात होगी मैं इसे दूर कर दूंगा, लेकिन जब वक्त आएगा तो मैं चला जाऊंगा। और याद रखना, अब तो मैंने तुम्हें और तुम्हारी दोस्तों को बचा लिया, लेकिन दोबारा ऐसी हमाकत कभी नहीं करनी। अपनी ज़िंदगी में वापस लौट जाओ और अपनी ज़िंदगी इंसानों के साथ बसर करो। जिन्नात तुम्हारे साथ कभी नहीं रह सकते। जब भी तुम्हारी ज़िंदगी में कभी कोई मुश्किल पेश आए तो मेरा नाम पुकारना, मैं हाजिर हो जाऊंगा तुम्हारी मदद के लिए, लेकिन मैं हमेशा से तुम्हारे पास नहीं रह सकता। माहा ने खुशी खुशी उसकी दोस्ती कबूल की, उसकी बातों पे अमल किया और दोनों दोस्तों को लेकर कब्रिस्तान से रवाना हो गई। वो तीनों दोस्तें हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बसर करने लगी।